Hello everyone and welcome back to my channel. So today's topic is agricultural income. Now before starting the topic हम लोग हल्का सा बैकग्राउंड स्टडी कर लेते हैं. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 विच डील्स विद द 7th शेड्यूल उसमें 3 लिस्ट का जिक्र हुआ है. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में कौन कौन से मैटर्स हैं जिन पे सेंटर डिसीजन लेता है. स्टेट लिस्ट के मैटर में स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेता है. हमें इन्हीं दोनों से मतलब है फिलहाल. एंट्री 82 यूनियन लिस्ट की क्या कहती है? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है बाकी सारी इनकम्स पे टैक्स लगाने का अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम. दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाने की पावर्स नहीं है. नेक्स्ट इज एंट्री 46 ऑफ द स्टेट लिस्ट जो क्या कहता है? टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम. मतलब एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? स्टेट लिस्ट में है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास है. एंड दैट इज़ वाई इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता है. अगर किसी इंडिविजुअल की कंप्लीट इनकम सिर्फ एग्रीकल्चर से ही होती है, इन दैट केस उसे टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाता है. बट अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है, एज इन अगर आप कहीं जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है, या आपका कोई और बिजनेस है जहाँ से आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, या किसी भी और तरह की इनकम है एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चरल इनकम, तो उसमें हम पार्शियल इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, जो हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे. नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि एग्रीकल्चरल इनकम में हम कौन सी इनकम को इंक्लूड करते हैं. तो पहला पॉइंट देखिए, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस. मतलब किसी भी ऐसी लैंड से जो कि लैंड इंडिया में सिचुएटेड हो और एग्रीकल्चर के पर्पस से यूज़ की जा रही हो, वहाँ से कोई रेवेन्यू आ रहा हो या वहाँ से कोई रेंट आ रहा हो, दोनों को ही हम क्या मानेंगे? एग्रीकल्चरल इनकम. रेवेन्यू का क्या मतलब है? आपने किसी एग्रीकल्चर लैंड पे आप कोई भी कल्टीवेशन कर रहे हैं किसी भी क्रॉप का और आपने उसको सेल किया, जो पैसे आएंगे वो क्या है? रेवेन्यू है. रेंट का क्या मतलब है कि आप खुद वहाँ कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं बट आपने वो लैंड किसी को रेंट पे दे दिया है. ठीक है, मिस्टर एक्स ने कोई अपनी एग्रीकल्चर लैंड मिस्टर वाई को दे दी रेंट पे. अब वहाँ पे कल्टीवेशन तो मिस्टर वाई कर रहे हैं, मिस्टर एक्स को क्या मिल रहा है? सिर्फ रेंट मिल रहा है. बट उस रेंटल इनकम को भी हम एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे. वाई? बिकॉज उस लैंड पे एग्रीकल्चर पर्पस का काम हो रहा था. ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं. Any income derived from such land by agricultural operations or from processing of agricultural produce raised or received as rent in kind so as to render it fit to be taken to the market or by sale of such produce. अगर easy language में समझें तो कुछ ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम तुरंत कल्टीवेट करके तुरंत ही सेल नहीं कर सकते. हमें उसमें थोड़ी प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है टू मेक इट फिट टू बी टेकन टू द मार्केट, ताकि हम उसे सेल कर सकें. जैसे कि अगर हमने धान की खेती की है तो हम उसे एज इट इज़ नहीं बेचते हैं, हम पहले उसमें से चावल निकालेंगे तब हम चावल बेचेंगे. ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि आपने उसको थोड़ा बहुत प्रोसेस कर दिया टू मेक इट फिट कि आप उसको सेल कर सको. अगर ऐसी कोई इनकम है तो उसको भी एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे. एंड लास्टली द थर्ड पॉइंट, एनी इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस. अगर फार्म हाउस से कोई इनकम होती है ना तो वो भी हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है. अच्छा, व्हेन आई से फार्म हाउस आई डोंट मीन दैट जो हम मूवीज़ में देखते हैं कि वहाँ पे पार्टीज़ हो रही हैं. फार्म हाउस इज़ एनी बिल्डिंग जिसकी विसिनिटी में पूरा एग्रीकल्चरल लैंड है और मोस्टली उस बिल्डिंग को हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अगर इन तीनों में से आपको कोई भी इनकम हो रही है तो वो क्या हो गई? आपकी एग्रीकल्चरल इनकम. अच्छा, कुछ इनकम्स होती हैं ना जो हमें लगती हैं कि ये एग्रीकल्चरल इनकम हो सकती हैं बट वो एक्चुअली में नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है. तो इसको बस हम एक बार लिस्ट देख लेते हैं. फिशरीज से कोई इनकम हुई है, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, तो ये एग्रीकल्चर में नहीं आता. या तो रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर फार्म. आप एग्रीकल्चर फार्म के मैनेजर हैं और आपको उसकी सैलरी मिल रही है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में आएगी, ना कि एग्रीकल्चरल इनकम के. अच्छा, कोई कंपनी है, वो कंपनी एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है बट आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और आपको उस कंपनी के शेयर्स पे डिविडेंड हासिल हो रहा है, तो वो डिविडेंड आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी. दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एट ऑल. नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन पर्पज़ के लिए अगर आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं वहाँ से इनकम आई है, नॉन एग्रीकल्चर है. एंड ऑल्सो इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं एज अ वेयर हाउस तो उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे. अगर आप रैंडम किसी कमरे में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर से स्टोर करने का काम करते हैं तो वो ऑब्वियसली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी.
अच्छा, कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं ना जिसको इनकम टैक्स एक्ट ने ऑलरेडी बाइफरकेट कर दिया है कि उसका कुछ पार्ट हम एग्रीकल्चर का मान लेंगे और कुछ पार्ट बिजनेस इनकम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए 3 रूल्स दिए गए हैं, रूल 7A, रूल 7B एंड रूल 8। रूल 7A किसकी बात करता है? इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। अगर आप रबर ग्रो और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इन दैट केस उसकी 65% इनकम आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मान ली जाएगी और 35% इनकम बिजनेस इनकम, ठीक है। Next is Rule 7B, which talks about growing and manufacturing of coffee. अच्छा, this is further divided into two parts. या तो आप कॉफ़ी ग्रो और क्योर करके सिर्फ सेल कर रहे होंगे, इन दैट केस आपकी 75% इनकम एग्रीकल्चर की मानी जाएगी एंड द रिमेनिंग 25% बिजनेस इनकम। और अगर आप ग्रो और क्योर करने के बाद उसको रोस्ट और ग्राउंड करके सेल कर रहे हैं, इन दैट केस 60% इनकम एग्रीकल्चर की मानी जाएगी एंड द रिमेनिंग 40% इनकम बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। एंड द लास्ट रूल 8 क्या कहता है? टी की बात करता है कि टी अगर आप ग्रो और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें भी 60% आपकी एग्रीकल्चरल इनकम कंसिडर होती है एंड द रिमेनिंग 40% इज कंसिडर्ड एज बिजनेस इनकम। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, पार्शियल इंटीग्रेशन। अभी हम लोगों ने बात की थी ना कि अगर कोई इंडिविजुअल कंप्लीटली सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम ही अर्न कर रहा है तो ही इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट अगर किसी की एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों ही है तो हम पार्शियल इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। पार्शियल इंटीग्रेशन कब लगाएंगे? अगर इंडिविजुअल है एसएससी, एचयूएफ है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। कंपनी, फर्म और बाकियों के केस में हम पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं यूज़ करते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है कि एग्रीकल्चरल इनकम शुड बी ग्रेटर देन 5000। अगर 5000 से कम की एग्रीकल्चरल इनकम है ना तो वो पूरी पूरी ही एग्जेम्प्ट है। लास्ट कंडीशन क्या है? दैट नॉन एग्रीकल्चरल इनकम शुड बी मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। मतलब जो इनकम एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी वाली इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब क्या? जो लोग 60 ईयर्स से कम हैं उनके लिए 2.5 लाख, जो 60 के ऊपर और 80 ईयर्स से कम है सीनियर सिटीजन्स उनके लिए 3 लाख, एंड फॉर सुपर सीनियर सिटीजन्स जो 80 ईयर्स के ऊपर हैं उनके लिए 5 लाख, ठीक है। अब इसमें टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम पहले ऐड करते हैं किसको? एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, जो दोनों इनकम्स हैं दोनों को ऐड कर देंगे और उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे बिना सेस ऐड किए, सिर्फ बेस टैक्स जो होता है वो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब कि 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जिस भी एज के अकॉर्डिंग जो भी एग्जेम्पशन लिमिट हो उसमें एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड करेंगे और उस अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, अगेन बिना सेस ऐड किए। लास्ट स्टेप में टैक्स पेबल निकालने के लिए स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, स्टेप 1 में जो टैक्स आया था उसको माइनस कर देंगे जो स्टेप 2 में टैक्स आया था उससे, ठीक है। फिर वो आपका फाइनल टैक्स आ जाएगा और उसमें आप ऐड कर देंगे 4% का सेस जो कि हम सब में ऐड करते हैं, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट एग्रीकल्चरल इनकम। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट करिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।